बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो आउटलाइन मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम सिलेबस और पेपर पैटर्न चेक करेंगे। उसके साथ साथ पास पेपर के अंदर जो PMA 156 लॉन्ग कोर्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि PMA 155 लॉन्ग कोर्स में रिपीट हुए थे, उसके वर्बल के, नॉन वर्बल के और एकेडमिक के क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। एंड पे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है वो ये है कि मेरिट लिस्ट जो PMA की बनेगी उसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं मेरिट पे आने के लिए, आपके कितने % मार्क्स आने चाहिए आपके टेस्टों के अंदर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 25 जनवरी इसी मंथ की 25 तारीख को हम अपना ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं PMA 156 लॉन्ग कोर्स की प्रेपरेशन के लिए। और उसके अंदर आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक सारा का सारा जो डेटा है PDF भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में हम ऑनलाइन क्लासेस वगैरह आपकी कंडक्ट करेंगे गूगल मीट के थ्रू, और इसके अलावा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ऐड किया जाएगा और आपके तकरीबन 20 मॉक टेस्ट भी लिए जाएंगे। ये वाली आपकी चीज़ होगी। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन करना है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा नंबर जो है ना वो आपको शो हो रहा है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा तो हम आपको जो है ना वो क्लासेस वगैरह की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वाले हमारे पास जो PMA लॉन्ग कोर्स का जो सिलेबस है वो आप लोगों को पता है। सबसे पहले आपका टेस्ट होता है वर्बल का, जिसके अंदर 84 MCQs होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। जब आप ये टेस्ट कर लेते हो तो फ़ौरन से नॉन वर्बल स्टार्ट हो जाता है। 64 MCQs होते हैं, 30 मिनट वाला जो है ना 30 मिनट के अंदर करना होता है। एकेडमिक का आपका 50 MCQs होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। अब इसकी जो पासिंग परसेंटेज है वो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर भी आपको 50% जो है ना वो गेन करने पड़ते हैं, इसके अंदर भी 50% और इसी तरह इसके अंदर भी आपके 50 जो है ना %, इससे आप पास हो जाते हो। लेकिन मेरिट पे आने के लिए कम से कम आपके लिए मेरिट से मुराद ये जो ISSB का मेरिट बनता है, यहाँ से आपको पास तो हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ISSB में रिकमेंड होना है और कंपटीशन में जो आपने उतरना है, कम्पीट करना है, तो कम से कम तो 80% आपके मार्क्स, बिलो द 80 तो होने ही नहीं चाहिए। तो इन तीनों पोर्शन के अंदर आपके होने चाहिए। बाकी हम मेरिट लिस्ट के अंदर इसको डिस्क्राइब करेंगे। अब हम वर्बल इंटेलिजेंस के कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे इसी वीडियो के अंदर, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो मैंने बताया 84 MCQs होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। एक MCQs को रीड करने, उसको सोचने समझने के लिए आपके पास जो टाइम होता है वो होता है 22 सेकेंड का, सिर्फ और सिर्फ टाइम होता है। तो अभी हम आपके सामने जो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ जो है ना वो मतलब सबसे आसान क्वेश्चन जो है ना वो अभी मैं आपके सामने करने लगा हूँ। तो आप गैस कीजिएगा कि 22 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो आते हैं। इससे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि ये कैटेगरीज के नाम लिखे हुए जहाँ पर आपको जिनमें से पूछा जाएगा, जैसे कि एज प्रॉब्लम, डायरेक्शन सेंस, परसेंटेज, रैंकिंग, कंपैरिजन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, वोटर एंड मिरर इमेजेस, मैथ सीरीज, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट्स, टाइम सीक्वेंस, डोजन एंड एग्स, ये कैटेगरीज होंगी, इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो मैं आपको बताया टोटल जो आपके 84 MCQs होंगे वो इन तमाम कैटेगरीज में से आएंगे। ब्लड रिलेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, इन तमाम कैटेगरीज में से टोटल आपके 84 MCQs आएंगे। और जो हम प्रोवाइड करते हैं, हम 105 MCQs देते हैं तमाम कैटेगरीज में से। इन 21 जो 05 वाली जो फाइल होगी उसमें से हमारी गारंटी होती है कि 70+ आपके हमारे इस फाइल से क्वेश्चन आएंगे। और ये आपके टोटल 84 में से जो आएंगे 70 हमारी फाइल में से आएंगे, ये हम गारंटी देते हैं। उसके बाद जी हम क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये क्वेश्चन है, ये इसके बारे में ये 4 से 5 क्वेश्चन PMA पूछता है, बल्कि 10 भी पूछ लेता है। 10 मतलब 7-8 तो लाजमी इसके होते हैं। इसको हम कहते हैं टाइम सीक्वेंस के क्वेश्चन, जिसके अंदर ये होता है कि इफ़ यस्टरडे वाज मंडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि यस्टरडे को जो क्या था वो मंडे था, और आफ्टर द टुमारो कौन सा दिन होगा। अगर यस्टरडे आपके पास मंडे था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मंडे था, उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है टुडे। यस्टरडे के बाद क्या आता है टुडे, तो टुडे हमारे पास क्या होगा, वो होगा ट्यूसडे। सिंपल सी बात है। और अगर टुडे ट्यूसडे है तो टुमारो क्या होगा, तो टुमारो हमारे पास होगा वेडनेसडे। लेकिन यहाँ पर उसने ये बताया हुआ है
कि आफ्टर द टूमारो, मतलब टूमारो से भी एक दिन हमने आगे जाना है। तो अब हमारे पास टूमारो और आफ्टर मैं अगर लगा देता हूँ यहाँ पर AFTTOM, तो आफ्टर द टूमारो वेडनेसडे के बाद कौन सा आता है, वो आता है जी थर्सडे। तो थर्सडे हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा तो सी। सो सी इज़ द आंसर। देखिए यस्टरडे मंडे, मतलब जो गुजरा हुआ कल मंडे था, और टूमारो के बाद वाला वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आपने ज़ुबानी करना होता है। वहाँ पर आपके पास कोई रफ़ वर्क नहीं होता, रफ़ पेज नहीं होता, आपके पास कुछ भी नहीं होता, ये आपने अपने माइंड के अंदर सोल्व करने होते हैं। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए पिक किया। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें ये आता है, एक ये क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि इफ़ द थर्ड डे ऑफ द मंथ इज़ मंडे, व्हाट विल बी द डे ऑफ 25th डे, 25वां दिन कौन सा, अगर तीसरा दिन जो है ना वो संडे का है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि आपने उसमें वीक वाले जो है ना वो 7 प्लस करना होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास आ जाता है जी अज़र बोर्न इन 2000। ये हमारे पास आ जाता है 2000, हमारे पास अज़र आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद जावेद जो है ना वो बोर्न होता है 2005 के अंदर। असलम इज़ ओल्डर दैन जावेद बट यंगर दैन अज़र, व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट। अब इसको हम कहते हैं रैंकिंग कंपैरिजन, के रैंक्स को कंपेयर करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका बताता हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको पीसीस के अंदर डिवाइड करें और एक एक पीस को हल करें, और फिर उनको एक कड़ी की तरह जो है ना वो एक चेन की तरह जोड़ें, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमें पता चल गया, हमें पता लगाना है कि कौन इसमें से जो है ना वो ओल्डेस्ट है, उम्र में बड़ा है। हमने पहले ये पीस एक यहाँ पर किया, इसको सोल्व करेंगे। अज़हर जो है ना वो बोर्न हुआ 2000 में, जावेद बोर्न हुआ 2005 में। बस इसमें आप चेक करें कि बड़ा कौन सा है। बड़ा वही होगा जो पहले पैदा हुआ। पहले कौन पैदा हुआ, अज़हर। तो अज़हर मैं यहाँ पर ऊपर लिखूँगा, ठीक है, अज़हर। और उसके बाद क्या है, जावेद बोर्न हुआ है, तो मैं यहाँ पर जावेद नीचे लिख दूंगा, ठीक है। मैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब अज़हर ऊपर है तो अज़हर पहले पैदा हुआ है, जावेद बाद में पैदा हुआ है। मैं यहाँ से इस तरफ ऐसे, जो बड़ा होगा ऊपर और उससे जो छोटा होगा। अब यहाँ पर इसी को आप देखिएगा कैसे मैं फॉलो करता हूँ। आगे क्वेश्चन है जी असलम इज़ ओल्डर, ओल्डर से मुराद होता है बड़ा, देन जावेद। जो असलम है वो ओल्डर है, वो बड़ा है एज से, किससे, जावेद से। तो मतलब ये है कि असलम जावेद से बड़ा है, तो असलम क्या आएगा, वो जावेद के ऊपर आएगा, ऐसी बात होगी, यही बात होगी ना। अज़हर बड़ा है जावेद से और असलम भी बड़ा है जावेद से, लेकिन उसने जावेद का असलम का बताया, अज़हर का नहीं बताया, ठीक है। बट यंगर देन अज़हर यहाँ पर आगे उसने बता दिया, मतलब असलम जो है वो जावेद से बड़ा है और अज़हर से छोटा है, तो दरमियान में आ गया ना। हु इज़ द ओल्डेस्ट, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, आपका नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे अज़हर है, नंबर 2 पे असलम है, नंबर 3 पे जावेद है। हमें क्वेश्चन ओल्डेस्ट के बजाय वो यंगेस्ट पूछता तो हमारे पास जावेद आ जाना था। ओल्डेस्ट पूछा है तो अज़हर आ जाएगा बी नंबर पर। और अगर वो पूछता कि इन दोनों में से जो है ना वो दरमियान में कौन सा है, ना बड़ा है ना छोटा है, असलम है। तो इस तरह आप कर सकते हो। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। अज़हर 2000 में पैदा हुआ है, जावेद 2005 में। तो अज़हर पहले पैदा हुआ तो उससे बड़ा है किससे, जावेद से। तो जावेद मैंने नीचे लिख दिया। असलम इज़ ओल्डर देन जावेद, असलम जावेद से बड़ा है तो मैंने उससे जावेद से आगे लिख दिया। एंड देन अज़हर यंगर देन अज़हर, अज़हर से छोटा है तो उसके नीचे आ जाएगा। तो ओल्डेस्ट सबसे बड़ा कौन सा हुआ एज में, तो अज़हर हुआ, ठीक हो गया। और सबसे यंगेस्ट जावेद हुआ। तो ये हमारे पास, इनको कहते हैं हम रैंकिंग कंपैरिजन की। ये सबसे आसान तरीन क्वेश्चंस थे। मैं ये सारे के सारे वर्बल के अंदर करवाता होता हूँ, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब हम कुछ नॉन वर्बल के कर लेते हैं। नॉन वर्बल के जो मैंने पिक किए वो सबसे ज़्यादा आसान है, वो भी बस ऐसे डेमो के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। 84 MCQs होते हैं, 64 MCQs होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है, 28 सेकेंड होते हैं एक क्वेश्चन को समझने, उसको रीड करने के लिए। इसमें काफ़ी कैटेगरीज होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ कैटेगरीज लिखी हुई हैं, मैं इनको बता देता हूँ। पहले कैटेगरीज आप देख लें, जैसे कि सीरीज़ है, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, इज टू, एज टू, कंपैरिजन, मिसिंग पैटर्न है, ट्रायंगल है, रीजनिंग, वाटर एंड मिरर इमेजेस होते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सारे होते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक तो मिसिंग पैटर्न के होते हैं और एक सीरीज़ होती है। सीरीज़ तो आप, हाँ, एक सीरीज़ होती है जिसके अंदर कोई 8 शेप्स दी जाती है, 9th वन चूज़ करनी होती है। कुछ ज़्यादातर एरोज़ वाले होते हैं, जिन्होंने टेस्ट दिया हुआ है उनको समझ आ जाएगी, जिन्होंने नहीं दिया वो फिर जो है ना इंशाल्लाह हम उनको डेमो वगैरह उसी से समझा देंगे।
अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट वाला हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन देखिएगा कि क्या वाला है, जैसे ये शेप्स हैं तो ये एक सीरीज़ भी हैं, आप सीरीज़ इनको नहीं कह सकते, आप इनको सेट भी नहीं कह सकते। ये बस आपने ढूंढना होता है कि नेक्स्ट फिगर कौन सी है, वो कैसे ढूंढना है वो आपको पता खुद ही चलाना है कि 2 सेम है 3 सेम है, सेट कितने का बन रहा है। देखिए हमारे पास एक सिंपल सा क्या है, अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लगाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो है वो फर्स्ट वन जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आपने गौर करना है। ये वाला आपने चेक करें, इसमें क्या है, ये रेक्टेंगुलर है और इसके अलावा रेक्टेंगुलर यहाँ पर मौजूद है, और कहाँ पर रेक्टेंगुलर है, और कहीं पर रेक्टेंगुलर मौजूद नहीं है। बस इतना सामने लगा दिया। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पर हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल और कहाँ पर है, हाफ सर्कल यहाँ पर है, हाफ सर्कल यहाँ पर भी है। ठीक हो गया, इतना आप लोगों को समझ लग गई। अब हम देखते हैं जी हमारे पास ट्रायंगल कहाँ पर है। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। अब आप गैस करें कि क्या चीज़ मिस हो रही है। आप सारे कलर को चेक करें, ये हमारे पास जो ब्लू कलर है वो 3 है, हाफ सर्कल 3 है, लेकिन वो ग्रीन में देखें और ट्रायंगल भी 3 है, लेकिन हमारे पास रेक्टेंगुलर 2 है। इसका मतलब है आंसर के अंदर रेक्टेंगुलर फाइंड करना है। सबसे पहले आपने फाइंड करना है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर कहाँ पर है, रेक्टेंगल बी पर है और अब हमारे पास ई पर है। अब हमें इन दोनों में से चूज करना है। क्वेश्चन का कंसाइज हो गया, ठीक है, ऑप्शन हमने कम कर लिया। अब हमने देखना है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कि मसला कहाँ पर आ रहा है, डिफरेंस कहाँ पर है, आंसर किस तरह फाइंड करना है। देखिए इसमें से हमारे पास ये 2 हैं, तीसरा बी और ई में से एक चूज करना है, और इशू कहाँ पर आ रहा है किस तरह पता चलेगा। तो आप एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, कोई भी 3 वाली जो फिगर है उसको चेक कर लें। देखिए इसका जो बाजू है वो क्या है, नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। ये मैं इस वी की शेप बना रहा हूँ, ये वाला ये क्या है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, और ये भी ऊपर की तरफ, यानी कि 2 सेम है, एक डिफरेंट है। समझ लग गई आप लोगों को। आप चाहे दूसरे में कलर देख लें, आप इसके अंदर देख लें, ब्लू के अंदर, ब्लू में एक नीचे है और उसके अलावा हमारे पास ये स्ट्रेट है और ये स्ट्रेट है, तो 2 स्ट्रेट हो गया। इसका मतलब है 2 सेम होने चाहिए बाजू और एक अलग होना चाहिए। ये ऊपर की तरफ है और ये स्ट्रेट है, हमें या तो एक ऊपर की तरफ वाला मिल जाए या एक स्ट्रेट मिल जाए, हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए ये ऊपर वाला ये इसके साथ मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी, तो बी इसका आंसर होगा। ई नहीं होगा क्योंकि ई नीचे वाला है, तो हमें 2 ऐसे चाहिए जो कि सेम हो। बस उसके अलावा आप एक और भी देख सकते थे, हमारे पास पाँव वगैरह जो है ना, वो अगर आपको नहीं समझ आ रही थी तो ये जो छोटे छोटे पाँव वगैरह बने हुए हैं आप इसको भी देख सकते थे। हम वैसे इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 हमारे पास हाफ सर्कल टाइप है और एक रेक्टेंगल टाइप है। इसी तरह हमारे पास ये देखें, ये स्ट्रेट है और ये हमारे पास क्या है, ये एक हाफ सर्कल है और ये भी हाफ सर्कल है, बस सेम हो गया। तो इसी तरह हमने नॉन वर्बल को, ये आसान सा था, बस समझाने में थोड़ा टाइम लगा। अब हमारे पास जैसे इस तरह का है, ये हमारे पास जी होते हैं, इनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मैंने बस आसान छोटा सा उठाया है, आप इसको किसी तरह से भी घुमा लें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो आपने गैस करना है। मिसाल के तौर पर मैं इस लाइन से इसको पकड़ के घुमाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप देखिएगा कि इसमें हम किस तरह इसको घुमाते हैं। इसमें देखिएगा कि हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, और इसी को मैंने घुमा के इस तरफ एंटी क्लॉक जो है वो मैं लेके जा रहा हूँ। ये इस तरफ आ गई है, फिर ये इस तरफ आ गई। अब ये कहाँ पर आएगी, वह एक लाइन को देखें, अब ये इस तरफ आएगी, ऐसे ही है ना, ये चारों तरफ आ रही है, ऊपर, फिर इस तरफ, फिर हमारे पास नीचे की तरफ और फिर मेरे राइट साइड की तरफ। तो आप इस लाइन को देखें कि राइट साइड पे कहाँ पर है, तो राइट साइड पे कहाँ पर भी आपको मिलेगी। अगर 2 मिलेंगी तो फिर हम और कोई डिफरेंस देख लेंगे। तो राइट साइड पे हमारे पास 3 के अंदर है, ठीक है, 3 के अंदर ये एक लाइन है जो कि राइट साइड पे, तो 3 इसका आंसर है। आप दूसरा भी देख लें कि इसमें एक एरो था, फिर एक और एरो ऐड कर दिया गया, फिर थर्ड वाला, अब 4 एरो होने चाहिए थे, तो 4 एरो इसके अंदर हैं, ठीक है। इसी तरह लेकिन लाइन से हमें फ़र्क, 4 तो इसमें भी है, 4 इसमें भी हैं और 4 तकरीबन इनमें भी है, लेकिन ये वाला हमारे पास पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये इसका हो गया जी आंसर। उसके बाद ही हम चलते हैं अपने एकेडमिक के सिलेबस की तरफ। तो एकेडमिक का सिलेबस मैंने वहाँ पर लिखा नहीं, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एकेडमिक के अंदर आपके 3-4 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले आपका होता है जी जीके का पोर्शन। सेकंड नंबर पर आपका जो होता है वो होता है इस्लामिक स्टडी, जिसको आप कहते हो। इस्लामिक स्टडी के बाद हम बात करते हैं, आपका होता है सॉरी इस्लामिक स्टडी के बाद आपका जो होता है वो इंग्लिश होता है। इंग्लिश के बाद आपका जो होता है वो होता है मैथ, ठीक है।
अब इसके अंदर जो ज़्यादातर पोर्शन आता है वो आता है जी आपका जीके का, सेकंड नंबर पर आपका इस्लामिक स्टडी, थर्ड नंबर पर आपका इंग्लिश। जैसे मैंने नंबर लिखे हैं इसी नंबर से ज़्यादातर ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे जीके में से, कम आएंगे इस्लामिक स्टडी में से, उससे कम आएंगे इंग्लिश में से, और उसी में से कम उसमें से कम आएंगे मैथ में। टोटल 50 MCQs होता है और 50 MCQs आपका इसी में से कवर होगा। 20 to 25 आपके जीके में से ही आएंगे। जीके से मुराद होता है प्री पार्टीशन ऑफ द पाकिस्तान, पोस्ट पार्टीशन ऑफ द पाकिस्तान, द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, करंट अफेयर और ग्लोबल लेवल पर जो क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर जो सिलेबस वगैरह है वो मैंने मैथ से स्टार्ट किया, सब्जेक्टिव टाइप। मैथ आपने चाहे मेडिकल किया हुआ है या आपने FA किया हुआ है या आपने जो भी किया हुआ है, मैथ आपको सारों को सेम आएगा। तो सब्जेक्ट टाइप जो है ना वो ये कंपलसरी पार्ट आपको करना ही पड़ेगा। ये परसेंटेज, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, एवरेज और प्रोपोर्शनल जो आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की होती है, और कुछ बेसिक जो है ना कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर PM में उनको भी जो ना वो हिट करता है। फिक्टोरियल, ज्योमेट्री, परम्यूटेशन, इक्वेशन, रैशनल, लोगारिथम, आयोटा और बेसिक फॉर्मूले। ये हो गया आपका मैथ का सिलेबस, इसी में से आपने फाइंड कर लेना है। इंग्लिश के सिलेबस में सिनोनिम होते हैं, प्रेपोजिशंस होती है, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंडीशनल सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब्स, और उसके बाद हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो कि हमारे PMA में पूछे जाते हैं। हमारे पास जी फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी नोबेल प्राइजेज हैज पाकिस्तान वन। पाकिस्तान के पास कितने टोटल नोबेल प्राइज हैं। सिर्फ क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आता, हो सकता है कि सेकंड टाइम वो ये पूछे कि नोबेल प्राइज जो है ना वो अगर मलाला यूसुफजई को मिला कब मिला। हो सकता है वो ये पूछे कि किस वजह से मिला। हो सकता है वो पूछे कि अब्दुल सलाम को जो नोबेल प्राइज मिला कब मिला और किस वजह से मिला। तो ये आपको सारा एक पूरा टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ता है। क्वेश्चन MCQ आप प्रिपेयर करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। हम इसलिए स्टूडेंट्स को पूरा टॉपिक देते हैं अपने नोट्स के अंदर ताकि वो हर चीज़ कर ले। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ 2 टाइम पाकिस्तान विन करता है नोबेल प्राइज को। एक दफ़ा जो है ना वो अब्दुल सलाम जो फर्स्ट वाले हैं वो 1979 के अंदर उनको मिला था फिज़िक्स की वजह से। फिर हमारे पास 2014 के अंदर मलाला यूसुफजई जो हैं उनको मिला था पीस की वजह से, ठीक है, एजुकेशन या पीस की वजह से वैसे उनको नोबेल प्राइज़, और ये इंट्रोड्यूस भी इन्हीं की वजह से करवाया गया था, पीस की वजह से पहले किसी को नहीं मिला। अच्छा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान के जो 4 गवर्नर जनरल मिले गुजरे हैं उनकी तरतीब, प्राइम मिनिस्टर्स की कम से कम पहले 8 प्राइम मिनिस्टर की तरतीब, 4 मार्शल लॉ उनकी तरतीब, उनकी डेट्स और उनके नाम, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये हमारे पास आ गया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और ये आपको इनकी तरतीब पहले नंबर पर कौन थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सेकंड नंबर पर वेरी इंपॉर्टेंट ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, और यहाँ पर थर्ड नंबर पर मलिक गुलाम मोहम्मद, या यहाँ पर 4 नंबर पर मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा जिन्होंने एब्रोगेट किया था 1956 का जो है ना वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद इससे पहले भी वो पूछता है कि एक्ट ऑफ इंडिया जो है, जो कि 1935 को एक्ट ऑफ इंडिया था पाकिस्तान में एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ अमेंडमेंट्स करके इसको 1947 से ऑनवर्ड जो है ना 1956 तक इसको यूज़ किया जाता रहा, एक्ट ऑफ इंडिया, ये भी इसी के साथ ही पूछा जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बता दिए। आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास हुए हैं 1956 का, 62 का, 73 का, उसके अंदर 18th अमेंडमेंट 2010 के अंदर हुई, और उसके अलावा जी हमारे पास जो मार्शल लॉ लगे, जो गवर्नर जनरल आए, प्रेसिडेंट का इतना मैंने नहीं देखा PMA पूछते हुए, प्राइम मिनिस्टर के जो पहले 7, 8 या 10 हैं उनकी तरतीब वो पूछ लेता है। द ओजोन लेयर इज़ लोकेटेड, यहाँ पर कभी कभी वो ऐसा करता है कि कुछ क्वेश्चन वो जनरल साइंस का पिक कर रहा है। ये मैं लेटेस्ट टेस्ट आपको बता रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन आप वो जनरल साइंस से भी जो है वो पिक कर रहा है। वो आपसे एटमॉस्फेयर के बारे में पूछ सकता है, वो आपसे ज़्यादातर अर्थ के बारे में, उनकी जितनी भी लेयर्स हैं जहाँ से उसकी ओशैनिक और टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह के बारे में पूछ सकता है। वो कुछ भी ऐसा पूछ सकता है आप लोगों से। ज़्यादातर वो आपसे जो जनरल साइंस का मैं आपको बता देता हूँ, जनरल साइंस का वो ज़्यादातर पूछता है आपके जो प्लैनेट्स वगैरह या स्टार, उनको कह लें स्टार तो फिर वो सन नहीं होता है, इसके बारे में पूछता है कि कौन सा हॉटेस्ट है, कौन सा फारदेस्ट है हमारा प्लैनेट जो है ना, वो कौन सा ब्राइटेस्ट है, वो इसके बारे में पूछ लेता है। वो आपसे अर्थ के बारे में पूछता है कि अर्थ की जो है ना वो हमारे पास कितनी इसकी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, उसके अलावा जो कोर, आउटर कोर, मांटल वगैरह वो सारा वो पूछ लेता है। ज़्यादातर अभी वो हिट कर रहा है। तो इसके अंदर स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है, तो आपको इनके किलोमीटर्स का पता होना चाहिए। फिर ओजोन लेयर, फिर हमारे पास ट्रोपोस्फेयर आ जाता है, ये वाला, फिर 0 to 10 किलोमीटर, और ये सारे आपको स्फेयर्स वगैरह उनकी डिस्टेंस जो होता है, और ये, और इसी तरह फिर ओशैनिक जो प्लेट्स होती हैं जिसकी वजह से आपका ये जो ज़लज़ले वगैरह, ये टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें
मांटल वगैरह जो आपके मोल्टन फॉर्म के अंदर मैग्मा होता है। उसके बाद मैथ का जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है पीएम में एक, वो लाजमी मैट्रिक्स में से पूछता है। एक क्वेश्चन वो मैट्रिक्स में से लाजमी पूछेगा। अब मैट्रिक्स में क्वेश्चन जो है ना वो आपसे मैट्रिक के दो से तीन जो है ना उसके आई थिंक सो टाइप्स हैं, जो कि स्केलर रेक्टेंगुलर हो गया, स्केलर हो गया, डायगोनल हो गया, उसके अलावा जी हमारे पास जीरो हो गया, नल वेक्टर आइडेंटिटी मैट्रिक हो गया। इस तरह के जो है ना वो आपसे पूछता है। यहाँ पर पूछा गया द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर आपका क्योंकि सबसे बेसिक है, दैट्स वाई आई हैव सेलेक्टेड दिस एमसीक्यूज के ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, जिसमें एम और एन। कभी कभी वो पूछता है कि एम जो मैट्रिक्स में होता है उससे क्या मुराद होता है, तो उससे मुराद होता है रोज़। रोज़ कौन सी होती हैं, ये वाली हमारी रोज़ होती हैं, और जो वर्टिकल होते हैं वो हमारे पास कॉलम होते हैं। यहाँ पर कॉलम वर्टिकल है और रोज़ हॉरिजॉन्टल है, और एन जो है ना वो हमारे पास क्या है, कॉलम है। बाज़ औक़ात वो एक मैट्रिक्स दे देता है और वो पूछता है जी हमारे पास इसका जो है ना ऑर्डर बताएं। ऑर्डर बस नीचे लिखे होंगे, तो ऑर्डर जो है ना वो आपने रोज़ पहले लिखनी होती है। रोज़ कितनी है, इसमें रो है एक और इसके अंदर कॉलम कितने हैं, तीन, तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर बनेगा वो 1/3 बनेगा। ठीक हो गया, ऑर्डर वाला एम मल्टीप्लाई। तो इस तरह भी आपसे पूछ सकते हैं। आप 3/1 करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पर पिक किया। ये वाला क्वेश्चन हो गया जी आपके यहाँ पर जो मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, शायद मैंने कोई और ऐड किए होंगे। उसके बाद जी हमारे पास ये जैसे बोथ एक्स एंड वाई लाइज पॉजिटिव, ये ट्रिग्नोमेट्री का है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जितना भी चीज़ें पूछी जाती है, जो क्वाड्रेंट है, किस क्वाड्रेंट के अंदर आल पॉजिटिव होते हैं, कहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है, कहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, ये सारी चीज़ें जो ना वो आपसे पूछता है। जैसे ये आपको पता होगा जी साइन और कोस है वो सेकंड को सीकेंड सॉरी वो सेकंड जो है क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं, पहले के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, 4 क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सीकेंट, और उसके बाद हमारे पास टेन और कोट। इसी तरह ये क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर क्या होता है, बोथ एक्स एंड वाई लाइज पॉजिटिव। यहाँ पर ये एक्स वाई, एक्स से मुराद होता है आपका जी जो कोस या जो भी आप कर लें, खैर एक्स वाई हो गया, ये एक्स से मुराद आपका हो गया हॉरिजॉन्टल और वाई से मुराद वर्टिकल, उसको साइन वगैरह को छोड़ दे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वाला, ये इस्लामिक स्टडी में से मैंने पिक किया। इसमें से ज़्यादातर जो है ना वो आपसे पूछता है गज़वात के बारे में। वो आपसे कोई टाइटल पूछ सकता है किसी अंबिया कराम का, वो किसी सहाबी का टाइटल पूछ सकता है, वो उम्महातुल मोमिनीन के बारे में पूछ सकता है, वो किसी पैगंबर की वाइफ्स उनके सन्स के बारे में पूछ सकता है, वो कुछ भी। उसके अलावा वो कुरानिक जो रेफरेंस के हिसाब से कौन कहाँ पर ट्वाइस बिस्मिल्लाह है, कहाँ पर बिस्मिल्लाह नहीं है, कौन सी बड़ी सूरह है, कौन सी बड़ी आयात है, सजदा फर्स्ट कहाँ पर आया है, और होली प्रॉफिट के नाम पे कितनी सूरतें हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो है ना कितनी बार जिक्र आया है, ये चीज़ें वो पूछ सकता है। ये हमारे पास गज़वा जो 4 हिजरी को हुआ उसके बारे में उन्होंने पूछा हुआ है, जो कि बनु नुज़ैर है या बदर अल सुगरा उसको कहते हैं। ये डिटेल है, लिखें। बैटल ऑफ बदर पूछा गया 2 हिजरी में, ओहद 3 हिजरी में हुआ, खंदक जो 5 हिजरी के अंदर हुआ। इसके बारे में आता है कि जो हु इज़ सजेस्टेड टू डिग द खंदक या ट्रेंच, तो वो हज़रत सलमान फ़ारसी थे। ठीक है, होली प्रॉफिट को किसने सुजेस्ट किया कि आप जो है वो ट्रेंच एक डिग करें, एक खंदक खोदें, हज़रत सलमान फ़ारसी। बैटल ऑफ खैबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो मंसूब की अनहो से मंसूब की जाती है, उनके बारे में भी क्वेश्चन आता है। हज़रत अली के बारे में 7 हिजरी। मक्का 8 हिजरी को हुआ है, और हुनैन 8 हिजरी को, और जो तबूक है वो 9 हिजरी को। लास्ट गज़वा कौन सा था, फर्स्ट गज़वा कौन सा था, और उसके अलावा जी किस गज़वा के अंदर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो टीथ हैं वो शहीद किए गए, ये पूछा जाता है जी। अब मेरिट लिस्ट में हम बात कर लेते हैं, मेरिट लिस्ट आपके पीएमए की कैसे बनती है। मेरिट लिस्ट के अंदर सबसे पहले जो आपका पोर्शन ऐड किया जाता है जो कि वो इंटेलिजेंस का होता है। इंटेलिजेंस में फॉर एग्जांपल आपके टोटल 85% है, और मैं इसमें प्लस एकेडमिक भी जोड़ देता हूँ। एकेडमिक के अंदर आपके ये वाला, अब ये आपकी मेरिट लिस्ट में इंक्लूड हो गया कि आपके कितने % मार्क्स हैं। उसके बाद इसमें आता है जी आपका मेडिकल। मेडिकल के अंदर जो है ना वो आपको कहीं रेफ़र तो नहीं किया गया, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, हर एक चीज़ के पॉइंट्स होते हैं। जब आपको रेफ़र किया जाता है तो वो ये नहीं है कि 100% पास कर देते हैं, आई साइट का इशू हो सकता है, एंगल का हो सकता है, तो वो कुछ पॉइंट्स देते हैं कि इतने पॉइंट में ये फिट हो जाता है। तो वो आपका कुछ जो है ना वो मिसाल के तौर पर आपका कुछ 90% पॉइंट मैं वो लिख देता हूँ। उसके बाद ये आपका फ़िज़िकल, भाई फ़िज़िकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ़िज़िकल में आपने रनिंग जो है ना वो 7 मिनट में कर लिए, एक ने 8 मिनट में किया, उसको मिलेंगे 10 पॉइंट में से 3 पॉइंट, आपको 10 में से 10 मिलेंगे, 1 मिनट आपने पहले की है। इसमें से भी कुछ जो है ना वो परसेंटेज यहाँ पर मिलाई जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर फिज़िकल का जो टोटल टेस्ट आपका उसमें से
100% आ गया उसमें से, ठीक है। मैं हर एक का अलग अलग परसेंटेज। फिज़िकल के बाद जी ऐसे क्या राइटिंग आ जाती है, ऐसे की राइटिंग उसमें भी आपने दिया 90+% जो है ना, वो उन्होंने आपको मार्क्स दे दिए। 20 नंबर का होता है तो हो सकता है आपको 18 मिल जाए। उसके बाद आपका हो जाता है इंटरव्यू, इनिशियल इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर आपने आपसे एकेडमिक पूछा गया, आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, जो जो आपसे क्वेश्चन आपने कॉन्फिडेंसली हर एक आपकी ओवरऑल लुक के नंबर वगैरह मिला के वो मैं 80% कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब मुझे भी ये बताएं कि अब उसके बाद आपकी आ जाती ISSB की बात मैं आपको ISSB में ही बताऊंगा। तो ये मैं वैसे आपको इनिशियल का एक जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि एक वो स्टूडेंट जिसने इंटेलिजेंस सिर्फ पास किया उसने 50 मार्क्स के साथ, उसके बाद उसने मेडिकल दिया, उसमें से भी उसका बेचारे का इशू मिल गया, चले मैं इसमें 80% उसको दे देता हूँ। एक ने फिजिकल में भी कम मार्क्स हासिल किए, मतलब रनिंग वगैरह के अंदर, इसमें से मैं उसको 60% दे देता हूँ। इंटरव्यू के अंदर वो बेचारा बड़ी मुश्किल से 40% से पास होता है सॉरी। अब मुझे ये बताएं, इन दोनों का कंपैरिजन करें। ISSB में उन दोनों की परफॉर्मेंस इक्वल थी, दोनों की जो परफॉर्मेंस इक्वल आई, और उन दोनों में से उन्होंने एक को रिकमेंड करना है। कौन सा करेंगे? आपके सामने है लिस्ट। तो इनिशियल आपकी बेस है जी, ये आपको ऑब्वियसली पता चल रहा है ये वाली, तो एक एक चीज़ आपकी मैटर करेगी वहाँ पर। तो दैट्स वाई मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि अभी आपके पास गोल्डन टाइम है, अभी फिजिकल चेक कर ले, अभी मेडिकल चेक करें। और ये कोई आम पोस्ट नहीं है, ये एक यूं कह लें कि पिलर ऑफ द पाकिस्तान, आप एक पिलर बनने जा रहे हो। ये कोई इसमें लेना देना नहीं है कि सैलरी कितनी है, इसमें लेना देना नहीं है पक्स और प्रिविलेजेस में क्या है, ये एक पैट्रोटिज्म की तरफ आ जाता है। ये पाकिस्तान के अंदर एक पार्ट प्ले करना जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये उस तरफ आ जाता है। तो ये सोच से भी ऊपर है और ये आपके रेवेन्यू से भी ऊपर की चीज़ है। अगर ये आप करने जा रहे हो PMA, ठीक है, तो मैंने काफ़ी इंटरव्यू सुने, इवन के जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि मुझे 1 करोड़ पर डे कमाने की कोई ऑफ़र दे दो, या मेरे हाथ में PMA का लेटर दे दो अभी भी, तो मैं PMA को चूज़ करूँगा, ना कि उस 1 करोड़ को। ठीक है, समझ लें आप इस बात को कि करने के बाद, रिटायर होने के बाद भी उनकी क्या विशेज़ होती हैं। तो अल्लाह सबको कामयाब करे, और लाजमी जो है ना वो सेशन ज्वाइन कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, इस चीज़ की गारंटी है PGS फैमिली प्रो स्टूडेंट्स की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।